क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि राज्य मानव अधिकार, जो राज्य में मानव अधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? ठीक, बोल रहा है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो होती है उसमें नाम का सिफारिश करने वाली एक समिति होती है, तो उस समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो उस समिति में राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। लेकिन नियुक्तिकर्ता कौन है? यही खूबसूरती है हमारे डेमोक्रेसी का। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन उस समिति में शामिल नहीं रहेंगे। ठीक, अब देखो कौन कौन उस समिति में रहेंगे। तो मुख्यमंत्री रहेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहेंगे, गृह मंत्रालय के प्रभारी भी उसमें रहेंगे, लेकिन राज्यपाल साहब जो हैं नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश, या तो जो उच्च न्यायालय के जो अभी सिटिंग जो होंगे, जो चीफ जस्टिस हो, या कोई आसीन कोई जिला या कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे, किसके परामर्श पे इनकी नियुक्ति की जा सकती है? तो उस राज्य के नहीं मतलब चीफ जस्टिस के परमिशन के बाद ही। कहने का मतलब है कि उस राज्य के जो चीफ जस्टिस होंगे ना, उनके परमिशन या उनके अनुमति या जो भी कहिए उनके कंस्टेंट देने के बाद ही जो होगा किसी आसीन न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का या किसी भी आसीन जिला न्यायाधीश को हम लोग राज्य मानव अधिकार में सदस्य के रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसके लिए कंसेंट किसका चाहिए? उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, यानी कि उस स्टेट के चीफ जस्टिस का चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? ठीक, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दिशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो राज्यपाल को है। ठीक, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? राज्यपाल को है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ठीक, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना।
सजा कैसे दे देगा? मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले साधन काम निभा के क्या क्या है? तो इसके अलावा मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, जांच करने का काम है इनका। किसी जेल को देखना, अच्छा ये भी इनका काम है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना, लेकिन सजा देना इनका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य आयोग जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो किसके सामने करेगा? राज्य सरकार के सामने करेगा। क्वेश्चन नंबर 54, आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्ति या पदाकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो उसको क्या समझा जाएगा? लोक सेवक समझा जाता है। लोक सेवक उनको समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। क्या बोल रहा है? मानव अधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार जो है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक एडवोकेट को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 7 वर्षों तक क्या किया हो? प्रैक्टिस में रहा हो। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178 और धारा 179, धारा 180 और धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है सिविल न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 57, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। ठीक, सशस्त्र बल का बात हो रहा है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के द्वारा अगर मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में या तो आयोग अपने से स्वप्रेरणा से अगर किसी की अर्जी की प्राप्ति पर क्या कर सकेगा? केंद्रीय सरकार को बोलेगा कि आप रिपोर्ट दीजिए, क्या मामला है भाई। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानव अधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, पता था? निम्न में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानव अधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक, क्वेश्चन, और इसमें कौन कौन है संवैधानिक संस्था? इसमें राज्य का वित्त आयोग संवैधानिक होता है, राज्य का वित्त आयोग। लोकसभा का सचिवालय है केंद्र का वित्त आयोग। केंद्र का वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग दोनों क्या है? दोनों संवैधानिक संस्था है। और लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय भी क्या है? संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
निम्न में से किसी की प्राय स्थिति अन्य तीनों से भिन्न है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देख लो अभी पढ़े ना संवैधानिक वाला, ठीक, मतलब कि इसको छोड़ के सब संवैधानिक ही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को छोड़ के देखो वित्त आयोग है ही, पिछड़ी जाति आयोग भी जो है ये अति संवैधानिक निकाय ही है, निर्वाचन आयोग भी है संवैधानिक निकाय, बस कौन नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में हमको बताना है ना कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 ही जो है सुमेलित नहीं है। उसके अलावा देखो अंतर्राज्य परिषद 1990 सही है, सुमेलित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये भी सुमेलित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 भी क्या है, सुमेलित है। इसको एकदम याद रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 याद रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, सबसे इम्पोर्टेंट अंतर्राज्य परिषद 1990, अंतर्राज्य परिषद 1990। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि संविधान जो है, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सही है, तो इसमें 1 और 3 सही है, ठीक। 1 क्या है, तो इसकी रिपोर्ट अनुसंस्थात्मक प्रकृति की होगी। राष्ट्रीय आयोग की क्या रिपोर्ट होगी, इसकी रिपोर्ट अनुसंस्थात्मक प्रकृति की होगी और इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया कर रहे हैं। चलिए सब पुराना हो गया, करंट अफेयर है, ये भी हटाइए। 62, क्वेश्चन नंबर 63 अच्छा क्वेश्चन है लेकिन स्टार किया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 में आ जाइए। 64 जो है कहता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति याद है, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता, कौन इस चीज़ पे विचार कर रहा था, तो स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई, संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की, संथानम समिति। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसमें भी नहीं दिया हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ। संथानम समिति की सिफारिश, विद्वान में संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। सितंबर 2003 में संसद के द्वारा पारित विधि के द्वारा इसे, ये याद रखिए कि क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अच्छा, स्टैट्यूटरी मतलब इसका नहीं है, सांविधिक, संवैधानिक नहीं है ना, सांविधिक है, ठीक है, स्टैट्यूटरी है। सतर्कता आयोग
सुमेलित आपको देखना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी और डी जो है सुमेलित नहीं है। कौन कौन सुमेलित है, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। क्वेश्चन नंबर 68, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया, इसको गठित करने वाले थे। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई। ठीक, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया, वह गठित करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई इसको गठन किए थे। मंडल आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग, यह आया 1979 में। कब आया? तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली यही जनता पार्टी सरकार के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधान के तहत गठित किया गया। इसके अध्यक्ष बने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अध्यक्ष कौन बने? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इस आयोग में 4 अन्य सदस्य थे, दीवान मोहनलाल, आर भोले, दीनबंधु साहू और के सुब्रमण्यम। इनमें से दीनबंधु साहू के नवंबर 1979 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण उनके स्थान पर LR नाइक को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। और इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। क्वेश्चन नंबर 69, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? अभी हम लोग पढ़े ना 1980 में। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है, तो धार्मिक कारण नहीं है। ठीक, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है, तो क्या नहीं है? धार्मिक कारण नहीं है। जनजाति 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार के कारणों में शामिल है भूमि निर्वर्सन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, जबकि धार्मिक कारण इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 315। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 315 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, संघ लोक सेवा आयोग 1 क्या है? तो यह एक क्या है? संवैधानिक संगठन है, याद रखिएगा। क्या है? संवैधानिक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 74, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को, और किसको सौंपेगा? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपता है।
क्वेश्चन नंबर 75, दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ठीक, तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा। यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, संसद विधि के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। ठीक, दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं और संसद विधि के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, क्या सही विकल्प चुने। दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो 317। संविधान के किस अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 317। ठीक, लोक सेवा आयोग मतलब कोई भी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो इसमें है केवल 3, यानी कि अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? तो संसद की कोई भूमिका नहीं होगी। यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने में संसद की कोई भी भूमिका नहीं होगी। अब अजय किस में होगी संसद की भूमिका? संसद यानी कि पार्लियामेंट का बात कर रहे हैं हम लोग। पार्लियामेंट अगर चाहेगा तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में भी इंटरफेयर कर सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन यूपीएससी का जो अध्यक्ष है उसमें इंटरफेयर संसद नहीं कर सकता है। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? निम्न में से किस मामले में राज्य तो सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर नहीं लिया जाता है। ठीक, क्यों लिया जाएगा? ट्रांसफ़र में तो नहीं लिया जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श। कहाँ लिया जाएगा उनसे? तो सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति क्या होगी। तो ठीक है, ये आयोग ही ना बताएगा। आयोग नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत कि मतलब इस तरह का सिद्धांत हमारा होना चाहिए नियुक्ति का, तो ये भी कौन बताएगा? ये भी आयोग ही बताएगा।
फिर है कि सिविल सेवा में प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण की जाने वाली सिद्धांत, ये सब कौन, ये सब तो आयोग का काम है बताना। लेकिन सिविल सेवाओं का जो ट्रांसफ़र है उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा राज्य लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? क्या है, बोल रहा है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट का जो है उसका जो वर्क है उसके काम को निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन पे, कौन जो है अनुमोदन करेगा तो उसको यूपीएससी को सौंप दिया जाएगा। किसी भी स्टेट का जो है कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ई हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पे। राष्ट्रपति साहब जो हैं भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी अनुशंसा पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है तो राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। ठीक, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो जिस स्टेट का रहेगा उसी राज्य के संचित निधि पर हो जाएगा, राज्य की संचित निधि पर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको करेगा? अभी हम लोग पढ़े हैं ना, राज्यपाल के समझ करेगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन था? लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हुआ। क्वेश्चन नंबर 89, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 का पैरा नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? रोज बैथ्यू। क्या नाम है इनका? रोज बैथ्यू। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? रोज बैथ्यू। ओके। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? एकदम उपयुक्त तो नहीं ही कोई लिखेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है अनुच्छेद 310। ठीक, प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित कौन करता है? अनुच्छेद 310 करता है। क्वेश्चन नंबर 93, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004।
सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2004। पीसी होता समिति 2004। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक अस्थाई विशेष प्रावधान, जो कि नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे अस्थाई विशेष प्रावधान।